हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 विलयन को पढ़ रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा, कल के लेक्चर में हमने बेटा पूर्ण रूप से नहीं करा पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, जिसके कारण हम पूरे टॉपिक को नहीं करा पाए थे। 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब। तो आज के लेक्चर में हम इन तीनों को कंप्लीट कराएंगे विधिवत ढंग से। उम्मीद है कि आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी और बस आप लोग लगातार क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। विलयन में जो बचे हुए टॉपिक है उन सबको कंप्लीट कराना। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अब बात करेंगे क्वथनांक की। तो क्वथनांक किसे कहेंगे? तो वह निश्चित बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह निश्चित बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्या कहलाएगा? क्वथनांक। क्या कहलाएगा? क्वथनांक। अब पढ़ने वाले किसको है? क्वथनांक में वृद्धि। किस तरीके से हम उसके क्वथनांक में वृद्धि कर सकते हैं? देखो, मान लिया वह निश्चित बिंदु हमारा ये रहा जिस पर कोई द्रव आकर क्या होना शुरू हो जाएगा? उबलना। यह हमारा है वायुमंडल दाब। क्या है? ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। और इस बिंदु पर कोई भी द्रव आकर क्या होना शुरू हो जाएगा? उबलना शुरू हो जाएगा। मान लिया यहां पर इस बिंदु पर रखा हुआ है शुद्ध विलायक। इस बिंदु पर कौन है? शुद्ध विलायक। और जैसे ही यह किसके बराबर पहुंचेगा? वायुमंडल दाब के बराबर। तो जैसे ही शुद्ध विलायक किसके बराबर पहुंचेगा? वायुमंडल दाब के बराबर। तो इस पॉइंट पे आके यह क्या होना शुरू हो जाएगा? उबलना शुरू हो जाएगा। कौन? शुद्ध विलायक। और जब उबलना शुरू हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इस पॉइंट पर तो यह हमारा कौन है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। शुद्ध विलायक का क्वथनांक कौन है? ये पी नॉट, पीवी नॉट, बॉइलिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके क्वथनांक में वृद्धि करनी है। कैसे क्वथनांक में वृद्धि करें? तो क्वथनांक में वृद्धि करने के लिए आप इसमें आवासशील विद्युत अनपघट्य को मिलाएंगे। आवासशील विद्युत अनपघट्य, जैसे आपने जल है और जल हमारा शुद्ध है। जैसे ही जल 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचेगा, उबलना शुरू हो जाएगा। 100 डिग्री तापमान पर पहुंचा और जल क्या हुआ? उबलना शुरू। लेकिन हमें उसके क्वथनांक में वृद्धि करनी है। तो क्वथनांक में वृद्धि करने के लिए आप जल में क्या करोगे? नमक, चीनी आदि आवासशील विद्युत अनपघट्य को मिला दोगे। तो विद्युत अनपघट्य को मिलाने पर उस क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ज्यादा देर तक उबलेगा। क्लियर? तो हमें क्वथनांक में वृद्धि करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस शुद्ध विलायक में आवासशील विद्युत अनपघट्य को मिलाना होगा। और आवासशील विद्युत अनपघट्य को मिलाएंगे तो यहाँ पर विद्युत अनपघट्य हमारा कौन हो जाएगा? विलय। और विलय को जब विलायक में मिलाएंगे तो कौन बन जाएगा? विलयन। तो विलयन का वह बिंदु यहाँ पर है। और जैसे ही ये किसके बराबर पहुंचेगा? वायुमंडल दाब के बराबर पहुंचेगा तो ये बन जाएगा शुद्ध। तो ये शुद्ध नहीं रहेगा, तो ये बन जाएगा विलयन। और यहां पर ये क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक। ये हमारा कौन है? विलयन का क्वथनांक है। ये हमारा शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो जब आपने बेटा किसको मिलाया? आवासशील विद्युत अनपघट्य को मिलाया। इस पॉइंट तक तो शुद्ध था, लेकिन जैसे ही आवासशील विद्युत अनपघट्य को मिलाया तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई। कितनी हुई? तो आप बोलोगे इतने की वृद्धि हो गई। और इसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो उन्नयन होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। लिखेंगे जब किसी वाष्पशील विलायक में
आवासशील विद्युत अनअपघट्य को घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि, वृद्धि का मतलब उन्नयन होता है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। अर्थात क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी कैसे निकालेंगे भाई? क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे जो ज्यादा मात्रा है, ज्यादा क्वथनांक है, उसमें से कम क्वथनांक को घटा दीजिए, जितना उनके बीच में अंतर निकलेगा वही क्या बन जाएगी? क्वथनांक में वृद्धि। अर्थात डेल्टा टीवी निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, तो ज्यादा क्वथनांक किनका है? तो विलयन का क्वथनांक है। इसके क्वथनांक में से घटा दीजिएगा किसको? कम क्वथनांक किसका है? तो आप बोलोगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटा दीजिए, जितना इनके बीच में अंतर निकलेगा वही क्या निकलाएगा? क्वथनांक में वृद्धि। और क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि मोललता के समानुपाती होती है। क्वथनांक में वृद्धि किसके समानुपाती होगी बेटा? मोललता के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक नेतांक आएगा के बी। अब आपसे पूछे जाएगा जहां के बी क्या है, तो के बी आप बताओगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। एम क्या है? मोललता। तो मोललता एम बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार इनटू में विलायक का द्रव्यमान अगर हमारा ग्राम में है तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से। ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। एम का वैल्यू लगाएंगे तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू में एम की जगह स्मॉल डब्लू इंटू में 1000 बट्टे एम ए इंटू में कैपिटल डब्लू। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए बताओ डेल्टा टीबी क्या है, तो आप बोलोगे क्वथनांक में उन्नयन है। आपसे बोला जाए केबी क्या है, तो आप बोलोगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। आपसे बोला जाए एमए क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, तो आप बोलोगे विलेय का भार है। आपसे बोला जाए कैपिटल डब्लू क्या है, तो आप बोलोगे विलायक का भार है, विलायक का भार। आपसे बोला जाए एमए क्या है, तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब इसके अंदर कभी कभार आपसे बोर्ड एग्जाम परिभाषा पूछता है। किसकी परिभाषा? तो आपसे पूछता है बताओ बेटा मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि बताओ भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। किससे लिखते हैं? केबी से। किससे लिखते हैं? केबी से। लेकिन है क्या परिभाषा? तो परिभाषा दोगे 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम वाष्पशील विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो परिभाषा लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक
कहते हैं। क्लियर। आपसे पूछ लिया जाएगा आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक होता है हमारा 100 पे, अर्थात 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है या जो उन्नयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्लियर। तो नोट करिए, इसके बाद पढ़ा रहे हैं हिमांक में अवनमन। नोट करिए, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। अब हिमांक मतलब जमना, फ्रीजिंग पॉइंट, वह निश्चित बिंदु जिस पर कोई द्रव जाके क्या हो जाएगा? जम जाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक। क्या कहलाएगा? हिमांक। लेकिन पढ़ेंगे क्या? हिमांक में अवनमन, यानी किस तरीके से उसके हिमांक में कमी होती है। देखो, यह एक निश्चित बिंदु है जिस पर कोई भी द्रव जाके क्या हो जाएगा? जम जाएगा। मान लिया हमने लिया बेटा ये शुद्ध विलायक लिया, और शुद्ध विलायक का जो हिमांक है, शुद्ध विलायक का हिमांक, अब फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, वह क्या है? P नॉट मान लिया। शुद्ध के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। और जैसे ही यह किसके इस निश्चित पॉइंट पर पहुंचेगा तो जाके क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इस निश्चित पॉइंट पर जाके पहुंचेगा तो यहां पर आके क्या हो जाएगा? जम जाएगा। यह शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है? PF नॉट। लेकिन कैसे इसके हिमांक में कमी कर सकते हैं? कैसे हिमांक में इसके कमी कर सकते हैं? तो आप इसमें क्या करेंगे? आवासशील विद्युत अनपघट्य को मिला दीजिए, तो इसके हिमांक में क्या आ जाएगी? कमी। जैसे आप फ्रिज में जल रखेंगे तो आप एक फ्रिज के अंदर शुद्ध जल ले लीजिए और एक में आप चीनी का घोल मिला के रख दीजिए, तो जो चीनी का घोल मिला के जल रखा वह क्या है? हमारा विलयन बन जाएगा। वह क्या बन जाएगा? विलयन। और शुद्ध जल क्या है? हमारा शुद्ध जल है ही। क्लियर। तो आपने देखेंगे पहले किसका हिमांक ज्यादा होगा, कौन ज्यादा जमेगा? तो शुद्ध जल हमारा ज्यादा जम जाएगा। शुद्ध जल हमारा कैसा होगा? ज्यादा जमेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर क्या किया? विलय को मिलाया, और विलय को मिलाने पर उसका हिमांक में क्या आ गई? कमी। उसके हिमांक में क्या आ गई? कमी आ गई। क्लियर। तो जैसे ही आपने आवासशील विद्युत अनपघट्य को मिलाया, और यहां पर कौन है? विलयन का क्वथनांक। क्लियर। आवासशील विलय को मिलाया, विलायक में विलय मिलाओगे विलयन बन जाएगा। तो इस पॉइंट पर कौन है? विलायक। सॉरी, इस पॉइंट पे हमारा विलयन है। कौन है? विलयन। और विलयन का क्वथनांक, जैसे विलयन इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? जाके जम जाएगा। तो यहां पर कमी आ रही है किसमें? हिमांक में। कब आ रही है? कि जब हमारा शुद्ध विलायक था तो इस पॉइंट पे जम रहा था, ज्यादा जम रहा था, ज्यादा जमेगा। शुद्ध होगा तो क्या होगा? ज्यादा जमेगा। लेकिन आपने क्या किया? इसके अंदर आवासशील विद्युत अनपघट्य को मिला दिया, तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर यह विलयन बन गया, और यह कैसा होगा? कम जमेगा। तो भाई कमी आ गई। कितने की कमी आई? तो आप बोलोगे इतने की कमी आई, और इसी कमी को बोलते हैं क्या? हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में विद्युत अनपघट्य को घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो अवनमन यानी जो कमी होती है, अवनमन होता है, उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। उसे हिमांक में अवनमन
अवनमन कहते हैं। क्या बताया, जब किसी वाष्पशील विलायक में विद्युत अनपघट्य को घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अर्थात कि कमी कितनी आई। अब आपसे पूछे भाई कमी को निकालोगे कैसे, तो कमी को आप निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, कमी को निकालेंगे आप जो ज्यादा मात्रा किसकी थी, शुद्ध विलायक के हिमांक की, और इसमें से आप घटा देंगे, शुद्ध विलायक के हिमांक में से घटा देंगे किसके, विलयन के हिमांक को। जितना भी इनके बीच जो अंतर निकलेगा, जितनी भी जो कमी निकलेगी, उसी कमी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। ज्यादा मात्रा में से कम मात्रा घटा दो, जो भी कमी निकलेगी उसी कमी को क्या बोलेंगे, हिमांक में अवनमन। लिखेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात हिमांक में जो अवनमन होगा मोललता के कैसा होता है, समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट आया के एफ और यहाँ पर बराबर एफ, तो एम, तो यहाँ के डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में एम, और के एफ हमारा क्या है, नियतांक है। कौन है, मोलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। कौन है, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्लियर। तो अब यहां से मोललता बराबर लगा देंगे, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू, अभी निकलवा के आए स्मॉल डब्लू इंटू 1000 वट्टे कैपिटल डब्लू इंटू में एम ए। क्लियर। ध्यान रखना के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। डेल्टा टी एफ क्या है, आप बोलोगे डेल्टा टी एफ हमारा है हिमांक में अवनमन। आपसे बोल दिया जाए स्मॉल डब्लू क्या है, आप बोलोगे विलेय का भार, कैपिटल डब्लू विलायक का भार, एम ए अड़भार। क्लियर। उसके बाद आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है किसकी, आपको परिभाषा पूछी जा सकती है मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। तो मोलल अवनमन स्थिरांक यानी उसके मात्रक की परिभाषा पूछ ली जाती है। तो कैसे देंगे, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में, उसके हिमांक में, उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। फॉर्मूला बेटा यही लिख जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू इंटू में एम ए। अब यहाँ पर हमें किसको निकालना है, इस के एफ को निकालना है। तो ये दोनों के दोनों भाग में, दूसरी ओर जाके गुणा में, ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में। अब आपसे एक और परिभाषा पूछता है, बताइए आणविक, आणविक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। अब आपसे क्या पूछेगा, आणविक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा कैसे देंगे। आणविक होगा उसके 100 पे, किस पे होगा, 100 पे, यानी 100 ग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, सॉरी उसके क्वथनांक, उसके हिमांक में जो कमी होती है, क्योंकि हम हिमांक में अवनमन पढ़ रहे हैं। अगर हमें आणविक उन्नयन स्थिरांक पूछता तो क्वथनांक में वृद्धि जोड़ देंगे, और हमें आणविक अवनमन स्थिरांक है तो हिमांक में
कमी। क्लियर? तो क्या परिभाषा देंगे? 100 ग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्टिका 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आणविक अवनमन स्थिरांक। और इसे किससे लिख देंगे? के 100 से लिख देंगे। लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे 100 ग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्टिका 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे क्या बोलते हैं? आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा TF बराबर के 100 होगा इंटू स्मॉल w कितना होगा? 100 ग्राम। अब 1000 नहीं, 100 ग्राम बट्टे कैपिटल W इंटू में MA। क्लियर? ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। क्योंकि दोनों के फॉर्मूला को पूछ सकता है आपसे। क्लियर? और ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा हमारा बचा हुआ है पराशर दाब। नोट करिए, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा ये विलयन का लास्ट टॉपिक है और पराशर तथा पराशरण दाब। तो ये प्रश्न हमारा सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, अर्थात हम इसके आगे लिख सकते हैं वेरी इंपोर्टेंट। मैंने बोला था 4 में से कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित आता है। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, उसके बाद आपसे इसमें जितने भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब करा दिए आप लोगों को। क्योंकि कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद्युत रसायन के बारे में, और विद्युत रसायन से जितने भी प्रश्न होंगे सबके सब कंप्लीट कराएंगे, चिंता ना करिए। एक एक जीरो से लेकर और शिखर तक हमारा टारगेट है आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर 70 में से कम 68, 69 और 65 प्लस तो होना ही चाहिए। तो बस आप लोग मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे। अब मेहनत आप लोगों के ऊपर है कि किस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जितना आप मेहनत करेंगे रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। और हमारा क्या है, अगली हेडिंग है पराशर दाब। तो पराशर दाब से पहले हमें 3 झिल्ली पढ़नी होंगी, समझनी होगी, पढ़नी नहीं समझनी होगी। एक होती है पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली। अब बात करेंगे पारगम्य झिल्ली किसे बोलेंगे। एक होती है अपारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली। अब ये क्या है? और एक होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब ये भाई हमें 3 चीजें पढ़नी होंगी तभी हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। पारगम्य झिल्ली, अब आपने एक घोल बनाया, एक पात्र लिया, इसके अंदर आपने एक घोल बनाया विलयन। क्या बनाया? विलयन। अब यह विलयन बनाया किससे आपने? विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनाया। तो यहां पर विलेय में मान लिया आपने चीनी ले ली, और विलायक में आपने ले लिया जल, और विलयन में आपने क्या बना दिया? शरबत। अब पारगम्य झिल्ली में बेटा मैं ले लिया पॉलीथीन, पन्नी, पॉलीथीन ले लिया। अब आप एक चीज बताओ, शरबत को आप पन्नी में डाल दो तो क्या शरबत को क्या उसके कण, क्या विलायक के अणु पन्नी से आर पार होंगे? क्या जल के अणु पन्नी से आर पार हो सकते हैं? क्या नहीं। क्या चीनी के अणु आर पार हो सकते हैं पॉलीथीन से? आप बोलोगे कतई नहीं। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है? पारगम्य झिल्ली, जिससे न तो विलेय के कण पार होंगे ना ही विलायक के कण पार होते हैं। ऐसी झिल्ली क्या बन जाती है? तो आप बोलोगे पारगम्य झिल्ली कहलाई। है तो कौन सी झिल्ली कहलाई? पारगम्य झिल्ली, सॉरी अपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली होगी बेटा? ये अपारगम्य झिल्ली, जिससे न तो विलेय के कण आर पार हो सकते हैं ना ही विलायक के कण आर पार हो सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाई? हमारी अपारगम्य झिल्ली, जिससे न तो विलेय के कण पार हो रहे हैं ना ही विलायक के कण पार हो रहे हैं। तो ऐसी झिल्ली क्या बन गई? अपारगम्य झिल्ली।
तो इसके अंदर हमने उदाहरण ले लिया पॉलीथीन। क्या उदाहरण लिया? पॉलीथीन। और इसके अंदर हमने ले लिया छन्नी। छन्नी मतलब जो आप लोग चाय छानने वाली छन्नी। और इसमें आपने क्या किया कि शरबत को डाला। तो आप बोलोगे इससे बिले और बिलायक दोनों के कण आर पार हो रहे हैं। बिले के कण भी आर पार हो रहे हैं और बिलायक के कण भी आर पार हो रहे हैं। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? हमारी पारगम्य झिल्ली। जैसे मतलब वह झिल्ली जिससे बिले और बिलायक दोनों के कण आर पार हो जाएं। पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली जिससे न तो बिले के कण पार हो ना ही बिलायक के कण आर पार हो। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? अपारगम्य झिल्ली। और इसमें हमने ले लिया कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। क्या होगा? कॉपर फेरोसाइनाइड। इस झिल्ली के अंदर आपने जैसे इस विलयन को डाला तो बिले के कण पार नहीं होंगे, केवल बिलायक के कण आर पार हो रहे हैं। मतलब जल के अणु केवल आर पार होंगे, बिले के कण आर पार नहीं होते हैं। ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे किशमिश को आपने क्या करोगे? किशमिश को जल में डालोगे तो किशमिश को जल में डालने पर जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जल के अणु किशमिश के अंदर क्या कर जाएंगे? प्रवेश करते हैं। और अंगूर को बेटा आप किस पे रख देंगे? अंगूर को आप नमक के ऊपर रख देंगे। तो अंगूर से केवल जल के अणु ही आर पार हो सकते हैं। जल के अणु ही पार निकल रहे हैं। इससे अंदर से कौन बाहर निकल रहा है? जल के अणु। तो बिले के कण पार नहीं होंगे, बिलायक के कण कैसे होते हैं? आर पार होते हैं। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। वह झिल्ली जिससे बिलायक के कण तो आर पार हो जाएंगे किंतु बिले के अणु आर पार नहीं होते हैं। कौन सी झिल्ली बन जाएगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब परासरण में समझते हैं। परासरण में हम क्या करेंगे? यहां पर एक पात्र लेंगे और इसके अंदर हम एक लगा देंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। ये झिल्ली हमारी कौन सी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई अभी बता के आए कि इससे तो केवल बिलायक के अणु आर पार होंगे, यानी जल के अणु आर पार, बिलायक के अणु आर पार हो रहे हैं, बिले के अणु आर पार नहीं होंगे। क्लियर? तो होगा क्या? हमने एक और रखा तनु विलयन को, एक और रखा सांद्र विलयन। तो आप तुरंत दिमाग में आया कि हमने तनु विलयन सांद्र विलयन पढ़ा है। तनु के अंदर बिले की मात्रा कम होती है और सांद्र के अंदर बिले की मात्रा कैसी होती है? ज्यादा। मतलब इसके अंदर बिले की मात्रा ज्यादा है, इसके अंदर बिले की मात्रा कम। लेकिन अब भैया इनसे आर पार कौन हुई है? बिलायक। अब बिलायक जाएगा किधर? भाई सांद्र के अंदर बिले की मात्रा कैसी है? ज्यादा है और इसके अंदर बिले की मात्रा कम। मतलब इसके अंदर जब बिले की मात्रा कम है तो बिलायक ज्यादा होगा। इसके अंदर सांद्र विलयन के अंदर बिले की मात्रा ज्यादा है, मतलब बिलायक कैसा है? कम। तो यहां पर बिलायक के जो आपका आप बताएंगे कि जो बिलायक है वो किधर जाएगा? तो आप बोलोगे जिधर कम होगा, जिधर मात्रा कम होगी बिलायक की उधर जाएंगे। तो बिलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, बिलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या बताया? बिलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाह क्या कहलाएगा? परासरण कहलाता है। परिभाषा लिखेंगे बिलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाह क्या कहलाता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाह
परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब बात करेंगे परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार तो आप बोलोगे भाई दो प्रकार से होगा। एक तो होता है अंतः परासरण, अंतः परासरण, और दूसरा होगा बाह्य परासरण, बाह्य परासरण। अब बात करेंगे अंतः परासरण की, तो आपने देखा होगा किशमिश, उसके बाद साबुत दाल वगैरह, ये और आपने देखा होगा चना, इन्हें जल में डालते हैं तो जल के अणु क्या हो जाते हैं, इनके अंदर प्रवेश हो जाते हैं, झिल्ली को पार करके इनके अंदर क्या हो जाते हैं, प्रवेश हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी, अंतः परासरण। और बाह्य परासरण फिर क्या होगा, तो बाह्य परासरण आप अंगूर को सांद्र NaCl या चीनी पर डालेंगे, रखेंगे, तो अंगूर से जल क्या होना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलकर कहां पहुंच जाएगा, जो आपका नमक है और चीनी है उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बाह्य परासरण। क्लियर। तो ये हमारी कहानी हो गई परासरण की। अब हम समझेंगे परासरण दाब को। नोट करें, पहले इसको नोट करिएगा। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं परासरण को। क्या है परासरण, देखो, विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। क्या कहलाएगा, परासरण दाब। क्या बताया विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त, विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। लिखेंगे विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाता है। इसके बाद समझेंगे परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम देखो, तन विलयनों में जो गैसों के समान व्यवहार के आधार पे बानठाप ने परासरण दाब के निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए, निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत करी। देखो लिखेंगे, तन विलयनों के गैसों के आधार पर बानठाप ने गैसों के समान व्यवहार के आधार पर, गैसों के समान व्यवहार के आधार पर बानठाप ने परासरण दाब के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएं प्रस्तुत की।
नंबर 1, पहला हमारा हो जाएगा बॉयल वन टॉप नियम। अब बॉयल वन टॉप नियम में क्या होगा, इसमें तापमान को स्थिर रखा जाएगा। तापमान को स्थिर रख दें तो जो पराशर दाब होगा वह पराशर दाब उसकी सांद्रता के कैसा हो जाता है, समानुपाती। स्थिर तापमान पर जो पराशर दाब है वह किसके समानुपाती हो जाएगा, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार चार्ल्स वन टॉप नियम, चार्ल्स वन टॉप नियम में क्या था, इसमें सांद्रता को स्थिर रखेंगे। तो सांद्रता को स्थिर रखने पर जो पराशर दाब है वह उसके परमताप T के कैसा हो जाता है, समानुपाती। परमताप T के कैसा हो जाएगा, समानुपाती होता है। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1/2 की तुलना करने पर। अब बेटा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पराशर दाब को P से लिख सकते हैं या पाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे, पाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर, P या पाई दोनों से, ठीक है। तो तुलना किया तो इधर बेटा हमें P मिला, समानुपाती का चिन्ह मिला C इंटू में T, C इंटू में T। अब क्या होगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा और एक नेतांक आया R और इंटू में कौन हो जाएगा, T। जहां R क्या है तो R बोलेंगे गैस नेतांक। R क्या है, गैस नेतांक। C हमारी क्या है, सांद्रता है, और सांद्रता हमारी किसमें होती है, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में होती है। अब सांद्रता किसकी है, तो यहाँ पर विलयन में जो विलय होता है वह विलय गैसों की भांति व्यवहार करता है। तो ये सांद्रता है वो किसकी है, विलय की। किसकी है, विलय की। और यहाँ पर लिखेंगे सांद्रता C बराबर मोल को N से और आयतन किसमें होता है, लीटर, तो यहाँ पर N/V। क्लियर। तो सांद्रता किसमें हो जाती है हमारी, मोल प्रति लीटर में, ठीक है, अर्थात मोल बट्टे आयतन, और आयतन हमारा कौन होगा, लीटर के अंदर, ठीक है। तो लगाएंगे P बराबर C की जगह लगाएंगे N/V, R इंटू में T, दूसरा फॉर्मूला। अब N यहाँ पर क्या है, तो N आप बोलोगे विलय के मोल है, विलय के मोल है। तो N बराबर देखो, मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अड़भार। तो भार किसका होगा, विलय का, अड़भार भी किसका होगा, विलय का। तो यहाँ पर ये विलय का भार और यहाँ कौन हो जाएगा, ये विलय का अड़भार। क्लियर। लगाएंगे P बराबर N की जगह स्मॉल w बट्टे MA, इंटू में कौन है B, इंटू में R, इंटू में कौन हो जाएगा T। और T यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे तापमान है। तापमान किस में मापा जाता है, तो आप बोलोगे केल्विन में। किस में होता है, केल्विन में। B हमारा आयतन है और आयतन किस में होता है, लीटर में। किस में होता है, लीटर के अंदर, ठीक है। और P हमारा क्या है, पराशर दाब। R हमारा गैस नेतांक है, गैस नेतांक है, जिसका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन। तो ये हमारा किसका मात्रक हो जाएगा, ये हमारा गैस नेतांक का मान हो जाएगा। तो ये हमारा था कौन, पराशर दाब और पराशर दाब के नियम। क्लियर। नोट करिए, इसके बाद शायद 1-2 पॉइंट और रह गए, उनको और क्लियर करा दे रहे। नोट जल्दी करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब हमारे लास्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं, जो पूछे जाते हैं व्युत्क्रम पराशर या प्रतिपराशर। व्युत्क्रम मतलब पराशर की उल्टी क्रिया, पराशर की उल्टी क्रिया। यदि पराशर दाब से अधिक दाब पर क्या होगा, अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है। यदि पराशर दाब से अधिक दाब किस पर लगाया जाता है, विलयन पर लगाया जाता है, तो विलायक के अणु विलयन की अधिक सांद्रता से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। और चूंकि यह प्रक्रिया किसके विपरीत हो रही है, पराशर के विपरीत हो रही है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम पराशर कहते हैं। क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम पराशर। जैसे उदाहरण में इस प्रक्रम में
जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसे प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद बेटा आप लोग इसे लिख लेना, पराशर तथा विसरण को। क्लियर। और इसी के साथ अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं, नोट करिए इसको बेटा।